हेलो एवरीबॉडी, दिस इज एसके पांडे। वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल लर्न अड्डा। तो बच्चों, आज हम लोग देखने वाले हैं हिस्ट्री सेक्शन का क्लास 7 का थर्ड चैप्टर, जो कि है हमारा दिल्ली सुल्तान्स के बारे में। ठीक है, तो दिल्ली सुल्तान्स के बारे में हम लोग ओवरव्यू और इस चैप्टर का रिव्यू ले चुके हैं। ठीक है, तो आज हम लोग यहाँ से फर्स्ट टॉपिक हमारा स्टार्ट करने वाले हैं, जो हमारा होने वाला है फाइंडिंग आउट अबाउट द दिल्ली सुल्तान्स के बारे में। ठीक है, बेसिकली ऐसे आप कह सकते हैं कि यहाँ से हम लोग दिल्ली सुल्तान्स के बारे में, उन सारे चीज़ों के बारे में जानेंगे, पढ़ेंगे और डीपली समझने का कोशिश करेंगे। ठीक है, तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं आज का अपना न्यू लेक्चर, जो कि होने वाला है फाइंडिंग आउट अबाउट द दिल्ली सुल्तान्स के बारे में। ठीक है, तो देखिए हमारा फर्स्ट टॉपिक जो है बोल रहा है कि हम लोग दिल्ली सुल्तान्स के बारे में कहाँ से जाने, कैसे कैसे समझे। तो हम लोग हिस्ट्री में ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कि जो भी हमारा सोर्सेस रहा है वो क्वाइंस रहा है, इंस्क्रिप्शन रहा है, मोन्यूमेंट्स, आर्टिटेक्ट, ये सारे चीज़ें रही हैं। राइट, तो इसी को आगे हम लोग प्रमोट करते हुए देखेंगे कि इस चैप्टर में हम लोग को और क्या जानने की जानकारी मिलती है। ठीक है, देखिए इसमें वही बोल रहा है, देयर आर मेनी सोर्सेज ऑफ हिस्ट्री लाइक इंस्क्रिप्शन, मोन्यूमेंट एंड आर्टिटेक्ट के बारे में हम लोग ये सबसे जानकारी हम लोग को मिलती है। बट वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ हिस्ट्री वाज तारीख एंड तवारीख, जो कि पर्शियन में लिखा गया था। ठीक है, अब ये तारीख क्या होता है, तवारीख क्या होता है जी। ठीक है, जैसे हम लोग पढ़े हैं पिछले कुछ लेक्चर में इंस्क्रिप्शन के बारे में। राइट, तो इंस्क्रिप्शन के बारे में पढ़े तो हम लोग जाने कि जो भी मैन्युस्क्रिप्ट हुआ करता था, हैंड रिटन डॉक्यूमेंट हुआ करता था, उसको मैन्युस्क्रिप्ट बोलते हैं। ठीक है, वो नोबल्स लोग लिखते थे या फिर बुद्धिजीवी लोग जो रहते थे वो लिखते थे उसको, पढ़े लिखे लोग, एजुकेटेड लोग उसको लिखा करते थे। ठीक है, राजा अपने बारे में लिखवाया करते थे, अपने किंगडम के बारे में लिखवाया करते थे। ये सारी चीज़ें हम लोग पढ़ चुके हैं। तो वही तारीख और तवारीख उसी का मॉडर्नाइजेशन फॉर्म कह सकते हैं आप। ठीक है, तारीख क्या है, तारीख आपका सिंगुलर फॉर्म हो जाएगा और तवारीख जो हो जाएगा वो प्लूरल फॉर्म हो जाएगा। राइट, और ये जो लिखा जाता था तवारीख एंड तारीख, ये सारे चीज पर्शियन में लिखा जाते थे। राइट, देखिए अब तवारीख क्या होता है, तो तवारीख इज एन इंफॉर्मेशन नोइंग अबाउट द हिस्ट्री एंड नोन बाय द लर्न मैन। ठीक है, बोला कि तवारीख जो है ये एक लिखने का फॉर्म है जो कि हिस्टोरियंस के द्वारा लिखा जाता था। ठीक है, और इसे जो भी लर्न मैन होते थे, माने पढ़े लिखे लोग जो होते थे वो लिखते थे। ठीक है, तो पढ़े लिखे में कौन कौन लोग इसको लिखते थे, जो भी सेक्रेटरीट हुआ करते थे। ठीक है, एडमिनिस्ट्रेटर हुआ करते थे, पोएट्स हुआ करते थे, एंड काउंटरिस्ट जो हुआ करते थे, इन सब के बारे में लिखा करते थे। ठीक है, देखिए जो सेक्रेटरीट होंगे वो राजा के इर्द गिर्द होंगे, तो वो राजा के बारे में कुछ ज़्यादा खास लिखेंगे। ठीक है, एडमिनिस्ट्रेटर जो होंगे, यानी कि जो एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम वहाँ का होगा, राजा का जैसा एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम होगा उसके बारे में वो ऐसा लिखेंगे। ठीक है, और पोएट्स जो होगा वो पोएट्स के द्वारा मीन्स अपने पोएट्स या फिर स्टोरी के द्वारा अपने राजा के बारे में, अपने किंगडम के बारे में बताएंगे। ठीक है, ये सारी चीज़ें अपने क्या मीन्स तवारीख के अंडर में आता है। ठीक है, अब क्या होता है कि तवारीख, अब आप सोच रहे होंगे कि तवारीख लिखा कैसे जाता है, इसका कैसे कैसे फॉर्म है। ठीक है, तो यहाँ पे एक क्वेश्चन और हो जाता है कि हाउ टू मेक तवारीख और राइट। ठीक है, कैसे तवारीख को लिखा जाता है या फिर बनाया कैसे जाता है। तो पहले देखिए क्या होता है, पेपर प्रिपेयर किया जाता है। आप भी अपने बुक में जब रीड कीजिएगा देखिएगा कि वहाँ 4 फिगर ऐसे करके, एक यहाँ एक यहाँ एक यहाँ एक यहाँ ऐसे करके दिया हुआ है 4 फिगर, जिसमें फर्स्ट फिगर में बताया है गया है कि पहले पेपर क्या वो बनाया जाता था। ठीक है, क्योंकि उस टाइम प्रिंटिंग नहीं हुआ करता था, तो इतनी आसानी से पेपर भी बनाना आसान नहीं था, या फिर कुछ चीज़ लिखने आसान नहीं था, या फिर उसको हाईलाइट करना आसान नहीं था। इन सारी चीज़ों को, बातों को ध्यान में रखते हुए इन सारी चीज़ों को लिखी गई है, समझी गई है। ठीक है, फर्स्ट क्या हुआ है, उसको पहले तो पेपर बनाया गया। ठीक है, सेकंड हुआ राइट विथ टेक्स्ट, मतलब कि राइटिंग किया जाता था उसका। राइट, जो भी टेक्स्ट हुआ करता था उसको रिटर्न लिखते थे। उसके बाद क्या हुआ कि मेल्टिंग गोल्ड एंड हाईलाइट द टेक्स्ट एंड पैसेज और पैराग्राफ। ठीक है, बड़ा कि देखिए अब क्या होता है, उसको हाईलाइट, जब मान लीजिए जो भी कुछ लिखेंगे आप या हम या फिर उस समय के जो भी आर्किटेक्टर हुआ करते थे, मोन्यूमेंट पे लिखा करते थे, ऐसे खुदवा दिया करते थे, काम चलिए हो गया। राइट, लेकिन जब कोई कॉपी पे लिख रहा है या फिर पेपर पे लिख रहा है तो उसको हाईलाइट करने के लिए तो खुदवाया नहीं जा सकता है। ठीक है, तो उसको खुदवाने वहाँ पॉसिबल नहीं है, तो उसको हाईलाइट करने के लिए क्या किया जाता था कि उसको गोल्ड को मेल्ट किया जाता है। ठीक है, गोल्ड को मेल्ट किया जाता था, मीन्स जो भी हाईलाइट वर्ड होता था उसको पहले गोल्ड को मेल्ट किया जाता था, मेल्ट करके उससे हाईलाइट किया जाता था। राइट, वही लिख रहा है, मेल्टिंग गोल्ड टू हाईलाइट द टेक्स्ट एंड पैसेज एंड पैराग्राफ। राइट,
उसके बाद प्रिपेयरिंग एंड बाइंडिंग, उसके बाद लास्ट में जो होता था, मान लीजिए बहुत सारे 10, 12, 15 जो भी कुछ पेपर बन गया तो उसको पेपर को फिर बाइंडिंग किया जाता था। इस तरह से हम लोग क्या तवारीख बनाया जाता था, राइट। तो ये सारी बातें थी तवारीख के बारे में। तो फाइंडिंग अबाउट द दिल्ली सुल्तान के बारे में हम लोग अभी समझे, जिसमें हम लोग को देखे कि तारीख एंड तवारीख उस समय इस्तेमाल हुआ करता था और लिखा जाता था वो पर्शियन लैंग्वेज में। कैसे लिखा जाता था तो ये भी हम लोग देख लिए, उसका क्या क्या प्रोसेस था ये देखे, ठीक है। तो देखिए हमने देखा तारीख एंड तवारीख के बारे में, कैसे वो लिखे जाते हैं उनके बारे में, कैसे उनसे हाईलाइट वर्ड करते हैं, इन सारे चीज़ के बारे में, ठीक है। और जो अब इस स्लाइड में देखेंगे हम लोग कि जो भी वो चीज़ लिखते थे, ठीक है, जो भी बुद्धिजीवी लोग होते थे, जो भी को लिखा करते थे, वो लोग किन किन बातों को ध्यान में रखते थे, ठीक है। तो उसी के बारे में यहाँ लिख रहा है, कीप द फॉलोइंग एडिशनल डिटेल इन माइंड, ठीक है। मीन्स क्या क्या एडिशनल डिटेल लिखते समय भी राइटर्स को रखा जाता था दिमाग में, ताकि वो राजा उनसे प्रसन्न होकर उनको रिवार्ड दे, राइट। कुछ देखिए इंपॉर्टेंट उतना पॉइंट नहीं है, ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये है सर्कल ऑफ जस्टिस, क्योंकि आपके एग्जाम में ये सर्कल ऑफ जस्टिस आ सकता है। फिर भी यदि ये एग्जाम में आ सकता है तो पूछने के लिए कुछ ही पूछ सकता है, तो एक बार देख लेते हैं इसको भी। द ऑथर ऑफ तवारीख लिव इन सिटी, ठीक है। जो भी तवारीख के ऑथर हुआ करते थे वो सिटीज़ में रहा करते थे, ठीक है। क्यों सिटी में रहा करते थे? क्योंकि राजा के इर्द गिर्द रहेंगे तो ज़्यादा बेनिफिट होगा उन लोग को, और जो भी वो लोग लिखा करते थे सिटी के बारे में ही, सिटी के एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम के बारे में, सिटी के लोगों के बारे में, सिटी का गवर्निंग्स जैसे है उन सब के बारे में वो लोग लिखा करते थे, राइट। उसके बाद क्या होता था, दे ऑफन रॉट देयर हिस्ट्री ऑफ सुल्तान इन देयर होप ऑफ रिवार्ड, ठीक है। तो देखिए कोई भी कुछ काम करेगा तो वो चाहेगा कि उसको रिवार्ड मिले, अप्रिसिएशन मिले उससे, ठीक है। तो उससे ये लोग भी वही चाहते थे, ठीक है। जिन लिखने के बाद चाहते थे कि राजा उनको पढ़े, उनको रिवार्ड दे, और राजा का ये क्या बायस होकर लिखा करते थे, मीन्स ऐसे समझिए कि राजा के तरफ ज़्यादा झुकाव होकर लिखा करते थे ये, ठीक। इनसे क्या होता था, इसलिए क्योंकि मान लीजिए राजा के बारे में कुछ यदि वो लोग बुरा लिखते हैं तो राजा उनको क्या करेंगे, डायरेक्ट तखलिया, मीन्स जाओ तुमको फांसी की सजा हो जाएगी, ऐसे करके, मतलब कि राजा मोनार्क सिस्टम ऐसे राजा ही सर्वस्व हुआ करता था। तो हो सकता था उन लोग को रिवार्ड की जगह पेनाल्टी मिल जाए या फिर सजा मिल जाए या फिर कैद कर दिया जाए। तो इसलिए वो लोग जो भी लिखा करते थे राजा को अच्छे बारे में ही लिखा करते थे, राजा का वर्चस्व के बारे में लिखा करते थे कि राजा कहाँ कहाँ जीते हैं, अपना सारी चीज़ के बारे में, मतलब कि राजा का हर तरह से अच्छाई के बारे में बताने का कोशिश करते थे। लिटिल बिट बुराई भी लिखते थे लेकिन अच्छाई ज़्यादा ही लिखा करते थे, ठीक है। ऐसे समझिए कि वो लोग 99% राजा का अच्छाई के बारे में लिखते थे, 1% थोड़ा बहुत कहीं भी यदि किसी युद्ध में राजा हार गए तो उसके बारे में भी मेंशन कर दिया करते थे, ताकि राजा को ये नहीं लगे कि मेरा ये चुगली कर रहा है, राइट। फिर बोला दिस ऑथर एडवाइस, हाँ देखिए ये बहुत ही क्रूर प्रथा है या फिर कहिए बैड मेंटेलिटी था उस समय का, जो कि ये जो राइटर्स हुआ करते थे वही बताया करते थे। जैसे क्या मोहम्मद बिन तुगलक जैसे है, ठीक है, पृथ्वीराज चौहान, और उससे पहले राजपूत थे, ठीक है, टर्किश थे, मामलूक डायनेस्टी थे। तो उन लोग क्या था, जैसे कि मामलूक डायनेस्टी को हरा के बाद पृथ्वीराज चौहान ऐसे करके आए थे, ठीक है। उससे पहले राजपूत थे, फिर सिसोदिया वंश था, ये सारे लोग थे, ठीक है। लास्ट वीडियो में हम लोग एक ये बड़ा सा चार्ट में हम लोग देखा कैसे कैसे आ रहे थे, ये 5 मिलकर हमारा दिल्ली सल्तनत बना रहे थे, ठीक है। वो सारी चीज़ हम लोग देख चुके हैं। तो उसमें क्या है कि पहले के लोग हुआ करते थे कि नहीं, क्या मेरा जो सन है या फिर डाउटर है वो हमारा सन ही यहाँ का किंग बनेगा या फिर डाउटर ही क्वीन बनेगी। डाउटर को तो एटलीस्ट बहुत कम ऐसा रखा जाता था, लेकिन सन को ज़्यादा बोला जाता था कि मेरा जो सन है वही यहाँ का किंग बनेगा, फिर उसका सन जो होगा, फिर उसका सन जो, मैंने कि हायरार्की ऐसा फॉलो हुआ करता था। लेकिन जब कुतुबुद्दीन ऐबक आए तो वहाँ पर ऐसा नहीं हुआ। वो बोले कि जिसमें एबिलिटी ज़्यादा होगा, जो सक्षम होगा वही राजा बनेगा, राइट। लेकिन ये जो थे, जो भी ये ऑथर थे, वो बोला करते थे, राजा को एडवाइस दिया करते थे। देखिए यहाँ बोल रहा है दिस ऑथर एडवाइस रूलर्स, ठीक है, रूलर्स को वो एडवाइस दिया करते थे कि जो भी यदि अपना क्या वर्चस्व बनाए रखना है, लेकिन राजा का एक ओहदा को बनाए रखना है, ठीक है, उसका प्रोस्पेरिटी को बनाए रखना है, तो राजा वंश से या फिर कुलीन वर्ग से जो लोग होंगे उन्हीं को राजा बनने का हक है, ठीक है। उसमें भी जो मेल है, ठीक है, मेल डोमिनेंट, ठीक है, मीन्स जो सन है वही सिर्फ राजा बन सकता है, डाउटर जो है वो शासिका नहीं बन सकती है, ठीक है। ऐसा उस समय का मेंटलिटी था, ऐसा सोच था, ठीक है। ये सारी बातें हुआ। देखिए जैसे यहाँ बताते हैं बर्थ राइट एंड द जेंडर डिस्टिंक्शन क्या है, तो बर्थ राइट मैंने कि जो राजा के घर में जन्मेगा वही राजा बन सकता है, और जेंडर डिस्टिंक्शन मीन्स मेल जो होगा वही, क्योंकि आज भी कहीं ना कहीं हमारा देश
जो है पुरुष प्रधान देश है और उस समय से ही पुरुष प्रधान देश रहा है, ठीक है। लेकिन उस समय कुछ ज़्यादा हुआ करता था। आज तो गर्ल्स और बॉयज़ को कॉमन लेके एक साथ चला जाता है। गवर्नमेंट भी इसके लिए बहुत सारे प्लान कर रही है और की भी है, ठीक है। लेकिन ऐसा पहले नहीं था। पहले गर्ल्स के लिए बहुत ही कम फैसिलिटी दिया जाता था। गर्ल्स को एज ए बस माना जाता था कि आप लोग घर में रहें और घर को देख रेख करें, और जो बॉय होते हैं वही क्षत्रिय धर्म को फॉलो कर सकते हैं और राजा बन सकते हैं, राइट। लेकिन ये आगे चल के ये ब्रेक टूटा भी जब रजिया सुल्तान आई, जो कि इल्तुतमिश की बेटी हैं। तो रजिया सुल्तान आ गया है, तो इस चीज़ को सारे बारे में डिटेल में हम लोग देखेंगे। ये ब्रेक टूटा, लेकिन कुछ समय के लिए ही टूटा, फिर वही पायस हो गया, मीन्स की मेल डोमिनेंट होने लगा, ठीक है। ये सारी बातें हैं। अब हमारा आता है सर्कल ऑफ जस्टिस, ठीक है। सर्कल ऑफ जस्टिस क्या होता है? तो देखिए, सर्कल ऑफ जस्टिस वो ऐसे समझ सकते हैं जैसे एक राइटर थे फर्क ई मुदाम्बिर, ठीक है। फर्क ई मुदाम्बिर एक राइटर थे 13th सेंचुरी में, जिन्होंने लिखा ये सारे स्टेप देखिए, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ 5 स्टेप है, जैसे आप समझ सकते हैं सर्कल ऑफ जस्टिस के बारे में, ठीक है। सर्कल ऑफ जस्टिस के बारे में पहले इन्होंने बताया अ किंग कैन नॉट लिव विदाउट सोल्जर, ठीक है। मीन्स किंग बिना सोल्जर के बगैर नहीं रह सकता है, ठीक है। जो भी किंग होगा उसको अपने किंगडम को प्रोटेक्ट करने के लिए या फिर खुद को प्रोटेक्ट करने के लिए एक सेना की जरूरत पड़ेगी, ठीक है, सेनापति की जरूरत पड़ेगी, ठीक है। तो किंग कैन नॉट लिव विदाउट सोल्जर, ठीक है। यदि सोल्जर रहेगा तो वो सैलरी लेगा ही, ठीक है। सोल्जर कैन नॉट लिव विदाउट सैलरी, ठीक है। सोल्जर जो भी वर्क करेगा राजा के अंदर तो वो भी सैलरी चाहेगा, क्योंकि सैलरी चाहेगा तो उसका भी अपना घर परिवार होगा, तो उससे अपना घर परिवार चलाएगा, राइट। तो वही बोला कि सोल्जर कैन नॉट लिव विदाउट सैलरी। और सैलरी कहाँ से आएगा? जो पीजेंट होंगे उससे रेवेन्यू कलेक्ट होगा, रेवेन्यू कलेक्टर जो होगा रेवेन्यू कलेक्ट करेगा, फिर वहां से लेकर सैलरी देगा किंग को, फिर किंग देंगे सोल्जर को, सोल्जर अपने घर में ले जाएगा, ठीक है। ऐसे करके सारा ये सर्कल चल रहा था, ठीक है। तो फर्स्ट आप ऐसे बोल सकते हैं कि सर्कल ऑफ जस्टिस कैसे हो सकता है? किंग कैन नॉट लिव विदाउट सोल्जर, सोल्जर कैन नॉट लिव विदाउट सैलरी, सैलरी कैन नॉट कलेक्टेड विदाउट पीजेंट, मीन्स बिना पीजेंट के और रेवेन्यू के सैलरी कनेक्ट नहीं किया जा सकता है। पीजेंट भी आपको कब रेवेन्यू देगा? जब उसको वो खुद प्रोस्पिरियस होगा, उसका सारा खेती संपत्ति जो भी कुछ होगा अच्छे से होगा, उसका फसल अच्छा से होगा, तब वो आपको जाके रेवेन्यू देगा। मान लीजिए उसका किसी साल बाढ़ में पूरा खेत डूब गया या फिर किसी सुखाड़ में कभी डूब गया, तो कहाँ से दे पाएगा? पीजेंट भी नहीं दे पाएगा। सही बात है। राजा भी उसको यदि कुछ फोर्स भी करता है कि आपको सजा हो जाएगा, ये हो जाएगा, आपके घर जला दिए जाएंगे, तो वो कुछ चाह कर भी नहीं कर सकता है। बस ऐसा बोल सकता है कि बस आने वाले कुछ समय में यदि फसल अच्छा होगा तो हम दे पाएंगे, नहीं हो पाएगा तो नहीं दे पाएंगे, राइट। तो यही सारी बातें हैं कि पीजेंट भी आपको तभी दे पाएगा जब वो खुद प्रोस्पिरियस एंड रिच होगा और हैप्पी होगा, राइट। देखिए, और उसको प्रोस्पिरियस हैप्पी होगा तब देगा। और देखिए लास्ट आपका पॉइंट है, ऑल दिस हैपन व्हेन द किंग प्रोमोट्स जस्टिस एंड ऑनेस्ट गवर्नेंस, ठीक है। बोला कि ये सारी व्यवस्थाएं तभी हो सकती हैं जब किंग जो है ऑनेस्ट होकर सारी व्यवस्थाएं को चलाएंगे। ऊपर के जितने लोग मीन्स ये इससे ऊपर के जितने सारे लोग हैं अच्छे से काम करेंगे, तब जाके वो रेवेन्यू कलेक्टर रेवेन्यू अच्छा से कलेक्ट कर पाएगा, पीजेंट भी अच्छा से दे पाएगा, तब जाके ये जो पूरे सर्कल बन रहा है, ठीक है, इसी को सर्कल ऑफ जस्टिस हम लोग बोलते हैं, राइट। तो देखिए एक बार और फिर से डिटेल में देख लेते हैं। फरूक आई मुदाम्बिर एक राइटर थे, ठीक है, जिन्होंने 13th सेंचुरी में लिखा, सर्कल ऑफ जस्टिस के बारे में बताया। सर्कल ऑफ जस्टिस कैसे वर्क करता है? तो पहले क्या, किंग बिना सोल्जर नहीं रहता है, सोल्जर बिना सैलरी नहीं रह सकता है, सैलरी कहाँ से आएगा? तो पीजेंट से। पीजेंट्स कब सैलरी देगा? जब वो खुश होगा, ठीक है। और ये सारी व्यवस्थाएं कब अच्छे से सुचारू रूप से चल सकती है? जब गवर्नेंस किसी भी किंगडम का अच्छा होगा और ऑनेस्टी पर रहेगा तब, ठीक है। तो ऐसे आप समझ सकते हैं। ये था कुछ पॉइंट्स, कीप माइंड एडिशनल मनी की जो भी राइटर्स लोग लिखा करते थे, इन सारे 3 पॉइंट्स के बातों में ध्यान में रख के लिखा करते थे, राइट। और सर्कल ऑफ जस्टिस ये रहा, राइट। देखिए अभी तक हम लोगों ने देखा कि तवारीख क्या होता है, उसको कैसे लिखा जाता है, लिखने का फॉर्म क्या होता है, कौन कौन से लोग लिखते हैं उसको तवारीख पर, ठीक है। उसको हाईलाइट कैसे किया जाता है, जो लिखते हैं उसको वो क्या अपने माइंड में थॉट में ऐसा रखते हैं कि कुछ गलत उसमें ना लिखा जाए, ठीक है। लिखने के बाद उसको कैसे कम्बिनेशन किया जाता है, इन सारी चीज़ों के बारे में जाने, सर्कल ऑफ जस्टिस के बारे में जाने, ठीक है। और इस स्लाइड में हम लोग देखने वाले हैं मिराज सिराज के बारे में, ठीक है, और रजिया सुल्तान के बारे में, जो कि रजिया सुल्तान हमारी शासिका थी
1236 से 1240 तक, ठीक है, राइट। यहाँ दिया हुआ है 1236 से 1240 तक वो हमारे शासिका बनी, पहली शासिका, पहली लेडी शासिका थी हमारे कंट्री की, ठीक है, वैसे कह सकते हैं। तो इस स्लाइड में हम लोग देखने वाले हैं कि व्हाट मिराज सिराज थिंक अबाउट रजिया, ठीक है, रजिया के बारे में मिराज सिराज कैसा सोचा करते थे, क्या उनका थॉट रहता था, और जो भी बुद्धिजीवी लोग रहते थे या फिर जो राइटर्स हुआ करते थे उनके बारे में क्या सोचा करते थे, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे क्या बोला है कि सी वॉज द डॉटर ऑफ सुल्तान इल्तुतमिश, ठीक है, इल्तुतमिश की ये बेटी थी, ठीक है, डॉटर ऑफ सुल्तान थी, डॉटर ऑफ इल्तुतमिश थी, ठीक है, इल्तुतमिश की बेटी थी। तो इनको ऐसा राजघराने के सारे चीजों के बारे में पता था, क्योंकि ये एक राजघराने परिवार से बिलोंग करते थे। इल्तुतमिश खुद एक राजा थे, ठीक है। तो ऐसे करके इल्तुतमिश के 3 बेटे थे, ठीक है। बेटे होने के बावजूद भी रजिया सुल्तान को सुल्तान बनाने का इसलिए माना गया क्योंकि इनमें वो सारी क्वालिटी थी जो एक शासिका बनने में इनको सक्षम बनाए, ठीक है। इनके जो तीनों भाई थे उनमें भी शासक बनने की क्षमता था, बट उतना अच्छे वो लोग शासक नहीं बन पाते जितनी अच्छी ये शासिका बन पाए, ठीक है। लेकिन हम लोग क्या इसके पहले स्लाइड में देखें कि ये जो हमारा जो पहले के लोग थे या फिर पहले के राइटर जो थे वो मेल डोमिनेंट थे, ठीक है। मेल डोमिनेंट करने मतलब कि ज्यादा सोचा करते थे कि वो लोग जो हमारा जो भी वर्चस्व है वो मेल से है, सभी लोग मेल के बारे में ज्यादा ऐसा बोला करते थे कि नहीं मेल ही होना चाहिए, तो ऐसा हुआ करता था। लेकिन वो लोग उस समय ज्यादा नहीं देखा गया इस चीजों को, क्योंकि देखे गए कि उन लोग का जो इल्तुतमिश के 3 सन थे वो इनसे कम हर चीज में सक्षम थे, तीरंदाजी में या फिर घुड़सवारी में या फिर युद्ध रणनीति बनाने में, इसलिए इस समय रजिया सुल्तान को सुल्तान बनाया गया, ठीक है। अब देखिए इसमें क्या बोल रहा है कि मिराज सिराज रिकॉग्नाइज दैट शी वाज मोर, वही मैंने कहा अपने ब्रदर से ज्यादा वो सक्षम थी। लेकिन देखिए बट शी वाज नॉट कंफर्टेबल विद हैविंग अ क्वीन एज अ रूलर, लेकिन जो भी वहां के उनके राज्यसभा के परिवार में जो लोग थे वो ऐसा मानने को तैयार ही नहीं थे कि जो हमारी शासिका होंगी वो एक लेडीज होंगी, क्योंकि शुरू से उन लोगों का मानना था कि हमारा जो राज्य घराना है वो मेल डोमिनेंट है, ठीक है। तो ऐसा ही लोग ऐसा थॉट था, मानना था। क्वीन रूरल वेंस द अगेंस्ट द आइडिया ऑफ सोशल बाय गॉड, ठीक है। ऐसा उन लोग मानना ऐसा था कि जो भी कुछ है वो गॉड के द्वारा, जो भी मेल डोमिनेंट है मीन्स मेल जो है वही राजा बनने के योग्य हैं, राइट। देखिए तो अब आगे देखते हैं हम लोग इसमें क्या है कि जो भी राइटर थे, जो जैसे कि जो ही राजा हुआ करते थे वो लोग अपना विचार किससे लिया करते थे, या तो मंत्री से लेंगे या फिर जो नोबल लोग होते हैं उनसे, या फिर जो उनके बारे में कुछ लिखा करते थे राइटर्स हुआ करते थे उनके बारे में। वो इससे पिछले स्लाइड में हम लोग देखे ना कि वो एडवाइस दिया करते थे राजा को कि नहीं ऐसे नहीं, ऐसे होना चाहिए, ये सारी व्यवस्थाएं होनी चाहिए, एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम ऐसे होना चाहिए, ऐसे क्रॉनिकल लिखा जाना चाहिए। तो ये सारी चीजें वो लोग ऐसा सोचते थे। ही राइट्स इन द रजिस्टर ऑफ गॉड क्रिएशन सिंस हर अकाउंट डिड नॉट फॉल अंडर द कॉलम ऑफ मैन, हाउ डिड शी गेन फ्रॉम ऑल द एक्सीलेंस एंड क्वालिटीज, ठीक है। इसमें इनके जो राइटर्स थे ऐसा माना करते थे कि जो भी इनमें रजिया सुल्तान में जो भी क्वालिटीज है ये मेल के अंडर नहीं आती है, ठीक, मीन्स मेन में ये नहीं आती है, फिर भी इनमें जो भी क्वालिटीज है वो सारी पुरुषों वाली कहाँ से आ गई, कैसे इनमें सारी पुरुषों की जैसे सक्षम होने में ये योग्य हैं, ठीक है। तो ऐसे करके उन लोगों को ऐसा हमेशा मन में डाउट ऐसा बना रहता था। लेकिन बाद में इनको कुछ समय के लिए नकारा गया, फिर भी न चाहते हुए भी कुछ समय के लिए 4 साल के लिए ये हमारी शासिका बनी रही, मीन्स 1236 से 1240 तक ये हमारी शासिका बनी रही। ये ऐसी पहली शासिका नहीं है जिनको फीमेल को लेके या फिर ऐसे कर सकते हैं जेंडर बेसिस पे इनको एबॉलिश किया गया, ठीक है, या फिर इनको डिनाई किया गया। इनमें सक्षम होने के बावजूद भी इनको शासिका नहीं बनने दिया गया फॉर लॉन्ग टाइम, ठीक है। इन्हीं के जैसा एक और है रुद्रमा देवी, जो कि 1262 से 1289 तक मैंने शासन की। ये कहाँ की रहने वाली थी? आंध्र प्रदेश की रहने वाली थी। ये काकती वंश की थी, ठीक है। काकती वंश आगे हम लोग पढ़ेंगे वंश, डिफरेंट वंशेस के बारे में, तो उसमें पढ़ेंगे कि काकती वंश ये क्या थी कि ये 14 साल की उम्र से ही अपने पिताजी के साथ इर्द गिर्द आते जाते रहती थी, सारी चीजें देखती थी, तो वो बहुत चीज इनसे सीख गई थी अपने पिताजी से, ठीक है। इनके जो पिताजी थे उनके पिताजी का नाम गणपति देव था, ठीक है। इनके पिताजी का नाम गणपति देव था, ठीक है। वैसे सेकंड जो है वो दिद्दा जो थी वो कश्मीर की थी, ठीक है, कश्मीर, और ये लाहौर वंश के थी, ठीक है, लाहौर राज्य से रहने वाली थी, ठीक है। और इनके पिताजी का नाम था सिंहराज, ठीक है। इनका फादर का नाम था जो सिंहराज। इनका एक सिंपल, जैसे आगे चल के हम लोग पढ़ेंगे बलबन के बारे में, सबसे क्रूर राजा हमारे हिस्ट्री में माने जाते हैं बलबन,
ठीक है। बलबन के जैसा ही इनका ही कुछ थोड़ा बहुत रवैया रहा है। जैसे कि ये जब भी किसी पे आक्रमण करती थी तो बोलते थे या तो तुम हमको आत्मसमर्पण कर दो, नहीं तो तुम्हारी मृत्यु डन है। ठीक है, जैसे या तो तुम हमसे युद्ध करोगे तो तुम मारे जाओगे, यदि तुम हार गए तो, यदि नहीं नहीं तो फिर आत्मसमर्पण कर दो। यानी कि आत्मसमर्पण नहीं तो मृत्यु, दो में से एक तुम्हारा निश्चित है। ठीक है, तो ये सब हमारी कुछ शासिका ऐसे थी जो कि फीमेल होने के बावजूद भी मेल जैसा अपना डोमिनेशन सोसाइटी में रखी और अपना वर्चस्व बनाने में सर्टेन समय के लिए ही लेकिन कायम रही। ठीक है, तो ये सब हमारा फर्स्ट टॉपिक था। सो जैसे जिसमें हम लोग सोर्सेज के बारे में पढ़े, मिराज सिराज के बारे में पढ़े, रजिया सुल्तान के बारे में पढ़े, हिस्टोरियन सोर्सेज के बारे में पढ़े, हिस्ट्रियंस जो लिखते हैं उसके बारे में पढ़े, या फिर तवारीख के बारे में पढ़े। ठीक है, और क्रॉनिकल्स के बारे में थोड़ा बहुत जाने, फिर सर्कल ऑफ जस्टिस के बारे में जाने। तो ये डिफरेंट हमारे पॉइंट्स थे जिनके बारे में हम लोगों ने डील किया। ठीक है, आने वाली कुछ वीडियो में इस रिलेटेड चैप्टर्स हम लोग और देखेंगे। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।